H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। तो जो टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे गायब कर रखा था वो था किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताना। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताने के कुल 11-12 तरीके हैं। तो इतने तरीकों में हम लोग नहीं जाएंगे। वो तरीके जिस पे कि क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में या जेईई मेंस पे, उस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जो सारे तरीके होते हैं किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बताने के, इसमें आपके पास जो अवेलेबल है या जो हम लोग पढ़ते हैं वो है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, डीमेल। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताने के लिए। तो इतना सारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो 4-5 इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कहानी जो स्टार्ट कर रहे हैं मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट वगैरह गायब करके डायरेक्ट हम अपने आप को लेके आए हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पे। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप किसी भी तरीके से उस सॉल्यूशन में मौजूद सभी कंपोनेंट के मोल फाइंड कर लो, उसके बाद उनके फ्रैक्शन निकालना स्टार्ट कर दो। फिर से सुनो, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो भी चीज़ें हैं उन सब के आप मोल फाइंड कर लो, उनके बाद उनके फ्रैक्शन निकाल लो। जैसे एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे एक मैंने बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जहां पर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो, या जहां पे दो चीज़ों से मिलकर कोई सॉल्यूशन बने, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में हमने A ऐड कर दिया है और यहाँ पर B ऐड कर दिया है। तो A और B दो हम लोगों ने लिए हैं सब्सटेंस और उनको ऐड करके एक सॉल्यूशन, एक होमोजेनस मिक्सचर बना लिया। अब हमारे पास इनमें इनका मोल फ्रैक्शन पता करना था, बहुत बच्चों को पता भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनका यहाँ से मोल फाइंड आउट करेंगे। मोल फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल ए अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ए जो हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए का गिवन मास बाई इनका मोलर मास। इसी तरह से अगर हम लोग बी की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल बी की, तो यहाँ से गिवन मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। तो ए और बी का अगर हम लोग को मोल फाइंड हो जाएगा तो इनके बाद इनका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अगर हम लोग ए का मोल फ्रैक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ए हो जाएगा बाई नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग बी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बी हो जाएंगे बाई नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट हो सबसे पहले सबके मोल फाइंड आउट कर लो, उसके बाद यहाँ पर सबका फ्रैक्शन निकालना स्टार्ट करें। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखो। यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये एक एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, और जो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है वो हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड का लिया है। ऑक्जेलिक एसिड का एक सॉल्यूशन ले रखा है हम लोग यहाँ पर C2O4H2। ये हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और इस ऑक्जेलिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो 10V/V है। सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1.35 है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई आप यहां पर वाटर का और ऑक्जेलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन फाइंड करें।
आप एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है ऑक्जेलिक एसिड का C2O4H2। इस ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ 10V/V है और सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1.35 है और आपको यहाँ पर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं और हम लोग को बोला गया कि भाई इस सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए सबसे पहले आपको इस सॉल्यूशन में मौजूद सभी चीज़ों का मोल पता होना चाहिए। अगर इस सॉल्यूशन में मौजूद ऑक्जेलिक एसिड और वाटर इनका मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनका मास चाहिए। मास के लिए अगर आप ध्यान दें तो आपके पास कंसंट्रेशन 10V/V दिया हुआ है। अगर 10V/V है तो इसका मतलब क्या होता है? इस 10V/V का मतलब होता है कि जब भी आप 100 ml सॉल्यूशन लेंगे, आप जब भी 100 ml सॉल्यूशन लेंगे उस 100 ml सॉल्यूशन में आपको 10 ml यहां पर सल्यूट मिलेगा। सल्यूट आपका ऑक्जेलिक एसिड है तो यहां पर हमने लिख दिया C2O4H2। तो ये आपको 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml आपको मिल गया है यहां पर ऑक्जेलिक एसिड। हम लोग ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझ रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। तो अब हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन का मास फाइंड किए। तो जो सॉल्यूशन का मास हमने फाइंड किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग 100 ml लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया 100 ml वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 1.35, यानी कि जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं 100 ml, इसका जो मास है ये 135 ग्राम है। यानी जो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन हम लोग लेके चल रहे हैं उस सॉल्यूशन का मास 135 ग्राम है। अब यहां आते हैं, अगर 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड है तो हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि 90 ml हमारे पास वाटर है और 90 ml वाटर में हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर का भी मास फाइंड कर रहे हैं। तो मास बराबर हम जान रहे हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास 90 है और डेंसिटी 1 है, यानी कि यहां से आ गया 90 ग्राम। यानी कि 135 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है और इस 135 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास 90 ग्राम जो है वो वाटर है। यानी कि अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो 135 में से हम 90 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का मास आ जाएगा। तो जो ऑक्जेलिक एसिड का मास है वो हमको यहां से मिल गया है 45 और वाटर का वेट यहां से हमारे पास 90 ग्राम है। हम दोनों के मोल को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो इनका यहां से हो जाएगा गिवन मास और बाई मोलर मास यहां से आ गया 0.5। वाटर के नंबर ऑफ मोल की बात करें तो वाटर का मोल, वाटर का गिवन मास बाई वाटर का मोलर मास यहां से आ गया है 5। यहां पे आ गया है 5। अब हमको निकालना था मोल फ्रैक्शन, तो इनका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑक्जेलिक एसिड बाई नंबर ऑफ मोल ऑक्जेलिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर। तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑक्जेलिक एसिड यानी 0.5, यहां से हो जाएगा 0.5 प्लस वाटर का नंबर ऑफ मोल, तो वाटर का है 5, यानी यहां से हो गया 0.5। इनको हमने ऐड किया तो 5.5 यानी कि 1/11। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/11 है तो सॉल्वेंट का यहां से हो जाएगा 10/11,
क्योंकि इन दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/11 है तो वाटर का हो जाएगा 10/11। तो इस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो सकता है। अभी तो चीज़ें मिक्स नहीं है, सीधा मास परसेंट से वॉल्यूम परसेंट से हमने डायरेक्ट आपको निकालना सिखाया, ऑक्सिलिक मोल फ्रैक्शन निकालना। लेकिन जब क्वेश्चन आपके नीट में आएगा तो हो सकता है कि मोलैलिटी दे, मोल फ्रैक्शन पूछ ले, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ ले, या मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी और मोलैरिटी वगैरह चीज़ें पूछें। तो ये एक छोटा क्वेश्चन था आपको मोल फ्रैक्शन रिवाइज कराने के लिए। आगे मैं बढ़ रहा हूं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी ये स्मॉल m है। अगर हम लोग को यहां से मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल सल्यूट निकालना होता है पर केजी सॉल्वेंट। आपके पास अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सल्यूट है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। यानी कि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट। यानी कि अगर यहां से मोलैलिटी देखें तो मोलैलिटी बराबर हो गया है नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये हो जाएगा यहां से केजी में। तो यहां से अगर हम लोग को मोलैलिटी निकालना हो तो मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। यहां पे सिंपल क्वेश्चन आप काफी बनाए होंगे, कठिन क्वेश्चन भी बनाए होंगे, तो हम आपको वो सिंपल क्वेश्चन पे न ले जाकर डायरेक्ट कंपटीशन पे ले आ रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया गया है। हमारे पास यहां पर एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमारे पास बेंजीन है C6H6। यहां पर कोई अननोन सल्यूट है। जो अननोन सल्यूट है वो X है। इस अननोन सल्यूट का यहां पर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन है 0.2। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है बेंजीन और किसी अननोन सल्यूट का, वहां पर सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको दिया गया है 0.2। क्वेश्चन ये है फाइंड द मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट। इसको आपको फाइंड करना है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको बनाइए। आपके पास सॉल्वेंट बेंजीन है, उसके अंदर कोई सल्यूट है और उस सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है और आपको फाइंड करना है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। मोलैलिटी किस तरह फाइंड होगी? अगर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो अगर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0.8 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वहां पर दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे 1 होता है। तो अगर हम लोग यहां पर बेंजीन की बात करें तो हम लोग को 0.8 मोल यहां पर बेंजीन है सर, और 0.8 मोल बेंजीन में 0.2 मोल हमारे पास कोई अननोन सल्यूट है, हमने इसको X रखा है। आप इस मोल फ्रैक्शन को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं सर। अगर आपको रखना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था Na/Na + Nb, आप इनको रख कर देख लो, कोई अंतर नहीं आने वाला आपके पास। यहां से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन या एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। यहां पर 0.8 मोल बेंजीन में 0.2 मोल हमारे पास सल्यूट था। हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर बेंजीन के मोल में हमने इनके मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि यहां पे बेंजीन का मोल इंटू इनका मोलर मास,
यानी कि इतने ग्राम बेंजीन में हमारे पास इतने मोल सल्यूट हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 ग्राम यहां से अगर बेंजीन ले लीजिए तो 1 ग्राम बेंजीन में आपको इतने मोल यहां पर सल्यूट मिल जाएंगे। यानी इतने मोल सल्यूट आपको 1 ग्राम बेंजीन में है। तो अगर 1000 ग्राम यहां से अगर हम लोग यहां पे 1000 ग्राम अगर बेंजीन ले लें तो यहां पर हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 बाई 0.8 इंटू 78। तो नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट, ये हो जाएगी आपकी मोलैलिटी अननोन सल्यूट का इस बेंजीन के सॉल्यूशन में। आप इसको यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन बड़ा आसान है। यहां से ये से 4 बार में, ये इससे 250, आपके पास फाइनली 250 बाई यहां पर 78। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो डाटा आएगा वो आपकी मोलैलिटी होगी। तो ये था मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे रिलेशन पर बेस एक क्वेश्चन। इसका उल्टा भी आपको मिल सकता है कि कोई सॉल्यूशन दे देगा और बोलेगा कि उसकी मोलैलिटी इतनी है, आप वहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता करो। तो अगर आप ये चीज सीख गए हैं तो इसका रिवर्स आप बना लेंगे। तो हम आगे चल रहे हैं, आगे हम लोग चल रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं यहां पे मोलैरिटी। हमारे को पढ़ना था यहां पे मोलैरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये कैपिटल M से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जो मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल सल्यूट है प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन। आपने जो 1 लीटर जो सॉल्यूशन लिया है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है सल्यूट का, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये हमारी है मोलैरिटी, ये है नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा लीटर में। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सल्यूट है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। सिंपल क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना ही चुके होंगे कि इतना ग्राम है तो मोलैरिटी निकाल लो, इतने लीटर में इतना मोल है तो ये निकाल लो, या मिली मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई फला सल्यूट है तो उसका कितना अमाउंट खर्च होगा, ये निकाल लो। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाए होंगे, अच्छे क्वेश्चन भी बनाए होंगे। तो हम डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये था, हमारे पास एक सॉल्यूशन था। जो सॉल्यूशन था वो हमारे पास NaOH का था। ये NaOH का सॉल्यूशन है। इसकी मोलैलिटी हमको 2 दी हुई है, यानी स्मॉल m। हम लोग को इसकी मोलैलिटी यहां पर 2 दी हुई है। हमको निकालना था कैपिटल M, मोलैरिटी निकालना था। ऐसा कब? जबकि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का, हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का जिसकी मोलैलिटी स्मॉल m 2 दिया हुआ है, कैपिटल M यानी मोलैरिटी फाइंड करना है। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन है NaOH का और सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 है और मोलैरिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी दी हुई है। अगर हम लोग मोलैलिटी का डिफिनीशन समझें तो मोलैलिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज मोलैलिटी। इसका मतलब यहां पर अगर मोलैलिटी 2 है
तो 2 होने का मतलब है कि यहाँ पर 1000 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट होगा। इस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आप लोगों ने यहां पर 2 मोल NaOH लिए होंगे। यहां पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल NaOH है, तभी तो सॉल्यूशन का मोलैलिटी 2 है। हम लोगों ने क्या किया, इस सॉल्वेंट के वेट में इस सॉल्यूट का वेट जोड़ दिया। हमारे पास सॉल्वेंट यहां पर 1000 ग्राम था, तो हम लोगों ने उसमें NaOH का 2 मोल का वजन जोड़ दिया। तो जब सॉल्वेंट का वेट और सॉल्यूट का वेट दोनों अगर आप जोड़ देंगे तो आपको निकलेगा यहां से सॉल्यूशन का वेट। तो यहां पर हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना है, 2 मोल। क्या है, NaOH। तो यहां से हम लोगों ने सॉल्यूट का मोल इंटू NaOH का मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास के लिए नंबर ऑफ मोल और मोलर मास साथ में आ गया, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास यानी कि गिवन मास। तो हम लोगों ने किया क्या, सॉल्वेंट तो 1000 ग्राम था ही, उसमें हम लोगों ने NaOH के 2 मोल का मास भी ऐड कर दिया। तो NaOH 2 मोल था, उसका मोलर मास 40 कर दिया। यानी कि यहां पर 1000 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट और यहां पर 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमको सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्वेंट का वेट और ये हमारा सॉल्यूट का वेट, यानी कि अब इतने ग्राम हमारे सॉल्यूशन में 2 मोल हमारे पास सॉल्यूट है। कैलकुलेशन किया तो 1080 इतना ग्राम सॉल्यूशन आया, सॉल्वेंट का वेट और यहां से सॉल्यूट का वेट, यानी इतना ग्राम सॉल्यूशन आया। तो इतने ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 2 मोल सॉल्यूट था। हमने इस सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। डेंसिटी हमारे पास 1.02 ग्राम पर ml है। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया, यानी इतने ml सॉल्यूशन में आपके पास 2 मोल सॉल्यूट है। यानी कि अगर आप 1 ml सॉल्यूशन ले लें तो 1 ml सॉल्यूशन में आपके पास नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट तो 2 इंटू 1.02 बाई 1080, इतना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है 1 ml सॉल्यूशन में। तो 1000 ml में कितना होगा सर, तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 1.02 इंटू 1000 बाई 1080, यानी कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लें सर। एक सॉल्यूशन था जहां पर NaOH की मोलैलिटी 2 थी और हमको मोलैरिटी निकालना था और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी। हमने क्या किया, मोलैलिटी का डिफिनीशन फॉलो किया, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट था, हमने सॉल्यूट का वेट ऐड कर दिया। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया। इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतना मोल था, हमने इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। इतने ml सॉल्यूशन में इतना मोल है तो 1 ml में इतना मोल आ गया। तो यहां पर 1000 ml सॉल्यूशन में इतना मोल सॉल्यूट आ गया। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। चलिए, हमारे पास मोलैरिटी था, हमने मोलैरिटी का क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हम लोगों ने अब की एक्वस लिया है।
एक एक्वस सॉल्यूशन है जहां पर KOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। एक एक्वस सॉल्यूशन है जहां पर KOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml वापस से मिला है और यहां पर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैपिटल M आपको फाइंड करना है। सारी कहानी फिर से समझ लीजिए। आपके पास KOH है, एक्वस सॉल्यूशन है, KOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है और सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml है। चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यहां पर अगर KOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 होगा। दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे 1 होना चाहिए था। तो यहां पर 0.9 मोल हमारे पास वाटर है और साथ में 0.1 मोल KOH है। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, यहां पे अगर हम लोग सॉल्यूशन के मास की बात करें, तो अगर हम लोग यहां पर वाटर के वेट में, वाटर की मास में KOH का मास ऐड कर दें तो दोनों के मास को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को सॉल्यूशन का वेट होगा। वाटर का मास कैसे निकाला? वाटर का मोल इंटू इनका मोलर मास। KOH के लिए KOH का मोल इंटू उनका मोलर मास। तो ये वाटर का मास और ये KOH का मास, यानी कि ये सॉल्वेंट का मास और ये सल्यूट का मास, दोनों के मासेस को हमने जोड़ दिया तो इतने ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। यानी इतने ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास 0.1 मोल सल्यूट है। तो हम लोगों ने 18 का मल्टीप्लाई 9 में कर लिया सर, तो यहां पर आ गया 16.2। 56 का मल्टीप्लाई 0.1 में तो 5.6, तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि 21.8 ग्राम हमारे सॉल्यूशन में इतना मोल सल्यूट था। हमने सॉल्यूशन का मास को इनकी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया 1.02 ग्राम पर ml को, यानी इतने ml सॉल्यूशन में इतना मोल सल्यूट है। तो 1 ml अगर हम लोग सॉल्यूशन ले लें तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना मोल सल्यूट, तो यहां से हो जाएगा 0.1 इंटू 1.02 बाई 21.8 हो जाएगा। तो यहां पर 1 ml सॉल्यूशन में इतना मोल सल्यूट है। तो यहां से अगर हम लोग 1000 ml की बात करें, 1000 ml सॉल्यूशन की, तो यहां पे हो जाएगा 0.1 इंटू 1.02 इंटू यहां से हो जाएगा 1000 बाई 21.8। तो नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन 1000 ml सॉल्यूशन इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलेंगे मोलैरिटी। तो अब की क्या था, आपकी हमारे पास मोल फ्रैक्शन था और हम लोग मोल फ्रैक्शन की मदद से मोलैरिटी निकालना सीखें। तो इसी तरह से अगर आपके पास मोलैरिटी होगा यानी कैपिटल M आएगा तो आपको स्मॉल m यानी मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन निकालना हो सकता है। जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में तो वहां पर इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे। आपको कहेगा कि सल्यूट का मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी वगैरह फाइंड करो, तो वहां पर आपको इनके आपस का रिलेशन पता होना चाहिए और आप वहां से आप क्वेश्चन इसको बना लेंगे। इन सब के बाद हम लोग को पढ़ना था एक छोटा टॉपिक और, नॉर्मेलिटी। यहां पे हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नॉर्मेलिटी। जो भी टीचर आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए होंगे
वो सर आपको नॉर्मेलिटी ऑलरेडी मोल कांस्टेंट में पढ़ाए हैं, मैं एज अ रिवीजन तौर पे खाली थोड़ा आपको बता रहा हूं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर नॉर्मेलिटी। जैसे आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट है, मोल, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये मोलैरिटी है। इसी तरह से आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। तो यहां से अगर हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पहली बार जान रहे हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। अब मामला ये आता है कि ये एन फैक्टर क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता होगा एसिड के लिए जो एन फैक्टर है वो उसकी बेसिसिटी है। कोई एसिड कितना H दे दे वो उसका एक्स फैक्टर है। बेस के लिए वो उसकी एसिडिटी है, यानी कि वो कितना OH माइनस दे दे। सॉल्ट के लिए हम लोग टोटल कटायन पर चार्ज देखते हैं। कोई सॉल्ट है वो ब्रेक होता है तो उसके कटायन पर कितना टोटल चार्ज आया। जब एटम्स है, न्यूट्रल एटम है, उनके लिए एन फैक्टर, तो हम लोग वहां पे उनकी वैलेंसी देखते हैं। चार्ज पार्टिकल के लिए उस पर जो चार्ज होता है उसको देख लेते हैं। गैस के लिए हम लोग करते क्या है, 1 मोल गैस प्रोड्यूस होने में जितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, 1 मोल गैस प्रोड्यूस करने में जितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो हाइड्रोजन गैस के लिए एन फैक्टर, तो हाइड्रोजन गैस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर ये 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बना H2। तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो एन फैक्टर है वो आपका 2 है। अगर ऑक्सीजन गैस की बात करें तो यहां पर हो जाएगा O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन गैस के लिए एन फैक्टर 4 है। नाइट्रोजन के लिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा N2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन गैस के लिए आपका एन फैक्टर 6 है। तो 1 मोल गैस प्रोड्यूस करने में जितना आपका इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाए वो उनका एन फैक्टर है। अगर आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, उस रिडॉक्स रिएक्शन में बोलता है कि इस कंपोनेंट का क्या एन फैक्टर है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस रिएक्शन देख लीजिए और उसमें देखिए कि उस एटम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ। तो मैंने क्या क्या बताया, एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस कितना वो देता है, बेस के लिए मैंने बताया जितना वो OH माइनस देता है, सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कटायन चेक कर लो, एटम कोई न्यूट्रल एटम है उनका एन फैक्टर तो उनकी वैलेंसी हो जाती है, आयन के लिए बताया जितना उसके चार्ज हो, जैसे Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस है तो Fe का एन फैक्टर 2 है, SN4 प्लस कितना एन फैक्टर है तो 4 हो गया, तो जितना आपके पास आयन पे चार्ज होगा वो हो जाएगा। गैस के लिए आपको बड़ा सिंपल बताया, गैस का ऐसे रिएक्शन करा के देख लेना, जितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको अच्छे से बैलेंस कर लो, देख लो स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस है, तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वो उनका एन फैक्टर हो जाएगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, वो उनका वहां पर एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा नॉर्मेलिटी। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्वेश्चन आप बनाएंगे। हमारे पास एक यहां पर क्वेश्चन आया,
ये आपके जेई का भी क्वेश्चन है और मेडिकल में भी क्वेश्चन रिपीट किया है। ये क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये था कि दिए गए टर्म्स में वो कौन सा टर्म होगा जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वेरी करता है। तो जब वॉल्यूम वेरी करेगा तो कंसंट्रेशन टर्म भी वेरी करेगा। तो इन सभी में से मुझे ऐसा कोई टर्म ढूंढना था जिसमें वॉल्यूम हो ही ना। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ा के आप करोगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे इफेक्ट होता नहीं है कोई। तो यहां पर जो चीजें हमारे पास थी वो मोलैरिटी थी, नॉर्मेलिटी थी, फॉर्मेलिटी थी और मोलैरिटी थी। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मेलिटी क्या है? बहुत लोगों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है। फॉर्मेलिटी जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है सर। आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी हो जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए मोलैरिटी होता है। आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास होता है, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए मोलर मास होता है। मोलर मास हम लोग सबके लिए अप्लाई कर डालते हैं, लेकिन यहां पर जो होता है आपका फॉर्मूला मास का मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, LiCl, CaCl2। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे चीजों के लिए हम लोग फॉर्मूला मास का यूज करते हैं, यानी फॉर्मेलिटी, यानी कि वो मोलैरिटी ही है लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए। जैसे एक टर्म अगर आप बुक में पढ़ोगे तो एक टर्म और आपको मिलेगा डीमेल। तो अब ये कहोगे कि डीमेल क्या है, वो तो हमने नहीं पढ़ा है। तो डीमेल मोलैरिटी ही होती है, लेकिन वहां पर एक टेम्परेचर फिक्स हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मोलैरिटी को ही हम लोग डीमेल ही बोल देते हैं। फिलहाल अपने काम पर आते हैं। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है जहां पर हमारा वॉल्यूम टर्म नहीं है, यानी कि ये इन सभी में ये सब जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। केवल जो मोलैरिटी है वो आपका डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपसे बता दे रहा हूं, कह रहा है कि 120 ग्राम यूरिया हम लोगों ने 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया है। सॉल्यूशन का डेंसिटी हमारे पास है, हमको पता लगाना है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। आपको वापस से 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करिए और अपने आंसर को यहां टाइप करके बताइए। एक ही 2 बच्चे हैं जो अपने आंसर को बता रहे हैं, बाकी कोई नहीं बता रहा है। अगर आप बता सकते हैं तो अपने आंसर को टाइप करके हमें बताएं। हम लोग को यहां पर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, यानी नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंस इन पर लीटर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल सोल्यूट की बात करें तो अगर नंबर ऑफ मोल सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट का गिवन मास है 120 और उसका मोलर मास है 60। तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट तो 2 आ गया। रही बात मोलैरिटी की, मोलैरिटी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था। मोलैरिटी अगर आप बनाएंगे क्वेश्चन तो मोलैरिटी में कुछ क्वेश्चन मोलैरिटी के लॉ पर भी होते हैं। डाइल्यूशन और एडिशन लॉ है, M1V1 बराबर M2V2, M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मेलिटी में भी अप्लाई होता है। अगर सोल्यूट कॉमन है तो एडिशन लॉ वहाँ पे भी फॉलो होगा। तो N1V1 इक्वल टू N2V2, N इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। नॉर्मेलिटी में एक लॉ और भी है, अगर आप लोग पढ़े होंगे टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और वो होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जहाँ पे एक रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर दिखाते हैं, मेन वहाँ पर ज़्यादा यूज होते हैं। और छोटे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से ही बनते हैं। तो हम अपने काम पे वापस आते हैं। तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर कहीं सोल्यूशन का वॉल्यूम दिख नहीं रहा है। वॉल्यूम बराबर जो हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि मास बाई यहाँ पर डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी में कोई समस्या नहीं था। सॉल्यूशन का डेंसिटी ये 1.15 हम लोग को ग्राम पर ml दे रखे हुए थे।
रही बात सॉल्यूशन के मास की, तो मास में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर है और यहाँ पर 1.2 ग्राम ऑफ सल्यूट है, यानी कि दोनों का वेट अगर ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 1120, यानी इतना ग्राम हमारे पास जो है वो सल्यूट है, इतना ग्राम सल्यूट है। और ये आपकी डेंसिटी है, यहाँ से हम लोग ने ग्राम ग्राम कैंसिल किया, यानी इतना ml हमारे पास सॉल्यूशन है। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सर, वॉल्यूम की बात करें तो ये पुट करते हैं 1120 और ये जो डेंसिटी थी वो ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा 1.15। अभी एक समस्या ये है कि आपका ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ और ये जो वॉल्यूम आया है ये पूरा का पूरा ml में है, तो इसको 1000 में बदल देते हैं, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का, तो ये आ गया आपके इस यूरिया वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी। यहाँ से अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी को इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास वाटर है और हम लोग को इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमको यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ वाटर निकालना था। 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। 1 लीटर वाटर का मतलब कि यहाँ पर 1000 ml वाटर है। डेंसिटी से क्लियर है कि डेंसिटी 1 ही है, तो डेंसिटी 1 ही है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम हो गया। ये सारी कहानी हमने वाटर के लिए रखी। मोलैरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की जरूरत है। नंबर ऑफ मोल के लिए वाटर का गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपका A 1 लीटर है, 1 कर दिया। आप 1000 से 18 को डिवाइड करेंगे, 55.55, यानी कि जो वाटर की मोलैरिटी है वो 55.55 आया। तो ये हमारे पास वाटर था, हमने इनकी मोलैरिटी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास शुगर सिरप है, उस शुगर सिरप का टोटल वजन 214.2 ग्राम है, जिसमें इतना ग्राम आपके पास शुगर है। आपको यहां पे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। अभी तक कहानी ये था, शुगर सिरप है जिसमें इतना ग्राम शुगर है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास एक सॉल्यूशन है 214.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। चीनी पानी का आप समझ लो ऐसे, शुगर पानी का। यहां पर सॉल्यूशन है जिसमें कि 34.2 ग्राम ऑफ शुगर है। हम लोगों ने इतने ग्राम सॉल्यूशन में से शुगर का मास हटा दिया। आप हटाकर यहां देखो, 241.2 34.2 0 0 यहां पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, यानी 180 इतना ग्राम आपके पास सॉल्वेंट यानी वाटर और इतना ग्राम ऑफ शुगर है सर। अब हमको यहां से निकालना था, फर्स्ट क्वेश्चन था मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी हम लोगों ने निकाला। मोलैरिटी के लिए हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला रखा यहां पर, नंबर ऑफ मोल सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। नंबर ऑफ मोल सल्यूट क्या रखा, शुगर का गिवन मास बाई इनका मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 180 है और इसको हमने बदल दिया है किलोग्राम में। कैलकुलेशन कुछ किया, ये हो गया 10 है, तो 1 2 यानी कि 10/18, यानी कि यहां से आ गया 5/9। 5/9 ये हमारी आ गई है मोलैरिटी। 5/9 हमारी मोलैरिटी आ गई है। अब हमको निकालना था मोल फ्रैक्शन।
वाटर का मोल निकाल लेते हैं यहां से। वाटर का मोल उनका गिवन मास बाई मोलर मास आ गया है 10। शुगर का निकालना था तो हम लोगों ने शुगर का मास, शुगर का मोलर मास 0.1। मोल फ्रैक्शन पहले वाटर का ही निकाल लिया, वाटर का 10 बाई टोटल 10.1। मोल फ्रैक्शन शुगर का तो 0.1 बाई 10.1। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ने बनाया होगा, लेकिन सुविधा न होने के कारण अपने आंसर को आप हमें तक नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन को और तेज बनाइए, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वो होगा टाइम का। तो क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो मैं भी बना रहा हूँ आपके साथ, आंसर आप मैच करते चलो, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने का ड्यूरेशन है उसको थोड़ा कम करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मेथनॉल का है। एक एक्वस सॉल्यूशन है मेथनॉल का, जहां पर उसका मोल फ्रैक्शन 0.02 है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। हम लोग से बोला गया है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी फाइंड करो। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालना सिखाया है। तो वापस से मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं और आप ये दोनों क्वेश्चन बनाएं। मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले सिखाया कि अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोलैरिटी और मोलैरिटी किस तरह फाइंड करते हैं। चलिए इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं मोलैरिटी का। अगर यहां पर मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.02 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.98, दोनों का जोड़ने पे 1 होना था, यानी कि 0.98 मोल वाटर के साथ हमारे पास 0.02 मोल हमारे पास यहां पर मेथनॉल है। हमारे पास मेथनॉल है। हमने वाटर के मोल में वाटर के मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि इतने ग्राम वाटर में इतना मोल सल्यूट है। तो 1 ग्राम वाटर में, तो 1 ग्राम वाटर में हमारे पास इतना मोल सल्यूट है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास इतना मोल सल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये मोलैरिटी है। तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। कल से हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो कल हम लोग के सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। तो पिछली क्लास में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया, जो भी पॉसिबल हो सका 4-5 क्वेश्चन बनवाया गया। कल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा, और अब सब मिला जुला कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, कुछ ओल्ड ईयर की कंपटीशन के क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर आपको कोई फिर भी डाउट हो कोई टॉपिक में, कोई क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं, आपको जो भी सॉल्यूशन होगा उसको वीडियो सॉल्यूशन या तो रिटर्न में कुछ ना कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आज के लिए थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।